प्राकृतिक संपदा के दुरुपयोग से हमारी आबो हवा दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इसके कई कारण हैं। बढ़ती आबादी, पेड़ों का बिना सोचे समझे काटा जाना, मवेशियों को ज़्यादा चराना, खेतीबाड़ी के गलत तरीके, ज़मीन से पानी को बेहिसाब खींचते रहना। ये एक उजड़ा नज़ारा है। पेड़ ना के बराबर हैं, इसलिए मिट्टी नहीं बनती और बारिश का पानी ज़मीन में जाने के बजाय नाले और नदी में बह जाता है। पानी के साथ ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी भी बह जाती है, जो पौधों को सींचती है। ये बड़ा जटिल चक्रव्यूह है। ऊपरी सतह की मिट्टी के अभाव में पौधे नहीं उगते, पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिससे भविष्य में ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है। Yeah, in the beginning, of course, we were having work with the cooperative societies, then also with the land development bank. शुरू में हम छोटे किसानों के कुएं खोदने में मदद करते थे। ज़मीन का पानी जो पहले 20 फीट नीचे उपलब्ध होता था, 60 फीट पर चला गया। तब हमने तय किया कि हम कुएं नहीं बनाएंगे। सन 1972 में औरंगाबाद में कुछ 80 एनजीओज के साथ मिलकर हमने एक सभा आयोजित की। हमारी नीतियां बदलने का निर्णय लिया। पानी के स्तर को ऊपर लाना था और ऐसा करने के लिए जलागम क्षेत्र विकास कार्यक्रम यही एकमात्र तरीका था। Instead of exploitation, you have to arrange for refilling the pot. The water table had to be brought up, and watershed development program is the only way of doing it. आपल्या या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देशच काय होता की नैसर्गिक जी संपत्ती आपली, या नैसर्गिक संपत्तीचं जतन करायचं। मृदा एवं जल संवर्धन पर हमारा काम चल रहा है। प्राकृतिक संपदा का संवर्धन हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मिट्टी की ऊपरी सतह के बहाव को कम कर रोकने पर ध्यान देना है। इसी तरह बहते पानी की गति को कम करना है, जिससे मिट्टी की ऊपरी सतह के बहने पर रोक लगती है। ते वाहून जाणाऱ्या फुलाला थांबवणं हा एक आपला मुख्य उद्देश होता। तो मुख्य रूप से हमें हमारी प्राकृतिक संपदा का संवर्धन करना है, हमें इसे रोकना है। ठीक इसी तरह बारिश का पानी बह जाता है, उसे भी रोकना है। बहते पानी की रफ्तार कम करनी है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत ना बहे। तो हमारा काम पानी और मिट्टी का संरक्षण ही है। म्हणजे हे जे नैसर्गिक साधन संपत्ती आपली, त्या साधन संपत्तीचे जतन करण्याचं काम। आपली पैशाची बँक आहे। इसे बैंक समझो। पैसा होगा तो निकाल पाएंगे। ठीक इसी तरह पहाड़ियाँ हमारे जलागम क्षेत्र की बैंक हैं। यदि आवश्यक पेड़ों की तादाद, घास और विभिन्न उपचारण क्रियाएं बनाई रखें, तो पहाड़ियाँ पानी को अपने अंदर रख पाएंगी। यदि वहाँ झाड़ियों की छाया रही, तो बाष्पीभवन कम होगा और पानी जल्दी नहीं सूखेगा। बहते पानी की रफ्तार पेड़ पौधों की वजह से कम हो जाएगी, नहीं तो पानी जमीन की ऊपरी सतह की मिट्टी को अपने जोर से बहा ले जाएगा। यानी हमें पानी रोकना ही नहीं है, उसे ढकना भी है। उसे धूप, जानवर और बारिश से बचाना है। पाणी अडवणं म्हणजे नुसतं अडवणं नाहीये, पाणी झाकणं आहे। म्हणजे झाकणं म्हणजे त्याला उन्हापासून, आपल्या जनावरांपासून, याच्यापासून संरक्षण करणं। सदियों से इंसान या तो नदियों के किनारों पर बसा हुआ है या फिर तालाबों के आसपास, जहाँ पानी ठहर गया हो और जहाँ से उसे निरंतर रूप से पानी की उपलब्धि हो। नदी या नाले का जलागम क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाता है जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होकर छोटी छोटी नालियों से बहकर नदी या बड़े नालों से एक बिंदु पर जुड़ता है। ये कुछ गज का छोटा क्षेत्र हो सकता है या हजारों लाखों एकड़ का विशाल क्षेत्र हो सकता है। किसी एक जलागम क्षेत्र के प्रबंधन के अंतर्गत संवर्धन, पुनरुत्पाद और अपनी संपदा को सोच समझकर इस्तेमाल करने की कोशिश, चाहे वो प्राकृतिक संपदा, जमीन, पानी, पौधे हो या फिर मानव, इसे जलागम क्षेत्र का प्रबंधन कहा जा सकता है। जलागम क्षेत्र विकास का मुख्य उद्देश्य है तेज बहते पानी की गति कम करना, पानी केंद्रित होने के समय को बढ़ाना, जिससे पानी जमीन में चूकर भूजल कुंडों के स्रोतों को भर दें।
जलागम क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहाड़ी की चोटी से शुरू होता है, जहां बारिश का पानी गिरकर नीचे की ओर बहने लगता है। इस बिंदु को चोटी कहते हैं। जलागम क्षेत्र का काम चोटी पर शुरू होता है और घाटी की तरफ बढ़ता है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह ये कि जलागम क्षेत्र में मृदा का संवर्धन बहुत ज़रूरी है। अगर पानी इकट्ठा करने के कुंड बनाए जाएं, तब तो मिट्टी के बहाव को रोकना संभव नहीं होगा। मिट्टी बहकर पानी के कुंड में जमा हो जाएगी। कुछ ही वर्षों में मिट्टी से कुंड भर जाएगा, जिससे कुंड की पानी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। तब तो न मिट्टी का संवर्धन हुआ, न पानी का। दूसरी बात, अगर पहाड़ियों की चोटी पर गतिरोधक ना हो तो पानी तेज गति से नीचे की ओर बहता जाएगा। इससे नीचे पानी बांधने को बनाए गए ढांचे बह जाएंगे, या तो उन ढांचों को इतना मजबूत बनाना होगा कि पानी की गति को झेल सके, यानी और खर्चा करना होगा। जलागम क्षेत्र उपचार समतल रेखा पर होते हैं। ये वो रेखा है जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। इससे जलागम क्षेत्र का सारा पानी उपचारित क्षेत्र में इकट्ठा होकर पूरे क्षेत्र में समतल रहता है। पूरे क्षेत्र में एक सी नमी रहती है और ढांचे के टूटने का डर कम होता है, क्योंकि हर उपचारित बिंदु पर पानी का दबाव एक सा रहता है। पहाड़ी के ऊपर से नीचे जाते हुए ढांचों की कतारें विश्वास दिलाती है कि तेज बहते पानी की गति को कदम कदम पर धीमा करेंगे, जब तक पानी का एक अंश वहां रुक न जाए। इससे मिट्टी नहीं बहेगी, मिट्टी उपजाऊ रहेगी और उसकी नमी का स्तर पहले से बेहतर रहेगा। जमीन में पानी का संचालन होगा। जल शोषित नाला एक बड़े आकार का नाला होता है जो एक बड़ी समतल रेखा पर खोदा जाता है। ज़्यादातर ये बड़ी बंजर ज़मीन पर खोदा जाता है, जहाँ गहरी ढलानें हों जो बार बार अपना रुख बदलती रहती हो, जिससे वहाँ पानी बहुत तेज़ गति में बहता हो। बारिश के पानी को पकड़ने हेतु सतत समतल नालियाँ खोदी जाती हैं, जिन्हें हम सीसीटीवी कहते हैं। इनसे पानी ज़मीन में चूकर जाता है और तेज़ बहते पानी की गति कम होती है। सीसीटीज पानी ज़मीन के नीचे जाने में मदद करने के अलावा ज़मीन की नमी भी बढ़ाते हैं। इनसे घास, पेड़, पौधे आदि के बढ़ने में मदद मिलती है। जितनी बारिश हुई हो उसके हिसाब से सीसीटी की लंबाई, चौड़ाई और आकार बदल सकते हैं और प्रति एकड़ ज़मीन पर काम भी। ग्रामीण जीविका में चारा एक मूलभूत ज़रूरत होती है। पोषक तत्व वाले घास की विभिन्न प्रजातियां हम वैट या सीसीटी के पाली पर लगा सकते हैं। उसी तरह घास के पाट 2 सीसीटी के बीच में डाल सकते हैं। इस प्रक्रिया से सिर्फ चारा ही नहीं उपलब्ध होगा, बल्कि मिट्टी के बहाव पर भी रोक लगेगी। सीसीटी को फिर से तब भरा जाता है जब बंजर ज़मीन पर वृक्षारोपण की ज़रूरत होती है। नाले या झरने के ऊपरी हिस्से से ज़मीन की ऊपरी सतह की मिट्टी खोदी जाती है और सीसीटी भर दी जाती है। त्यानंतर आपण सीसीटी खोदल्यानंतर सीसीटी बनाने के बाद हमें उन्हें फिर से भरना है। हमारी पहाड़ी पर एक सीसीटी है तो 30 सेंटीमीटर है। ऊपरी तरफ की मिट्टी हमें खोदनी है जो सीसीटी के 1 मीटर की ऊपरी जगह होगी। वो मिट्टी हमें सीसीटी में डालनी है। सीसीटी में जो मिट्टी डाली जाती है उसकी ऊंचाई सीसीटी के तल से कुछ 45 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पुनर्भरण के मध्य भाग पर हम पेड़ पौधे लगाते हैं। भर करणार आहोत आणि याच्या सेंटरला आपण अशा पद्धतीने इथं झाडं लावणार आहोत। इस उपचार क्रिया से पौधों का विकास उन जगहों पर अच्छा होता है जहां मिट्टी की गहराई बहुत कम है। इस तरीके से मिट्टी में हवा की मात्रा उचित होती है, पौधों की जड़ों को बढ़ने में मदद मिलती है और वहां नमी की बैंक तैयार होती है, जो कि पौधों की विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ पुराने सीसीटी
जिन्हें फिर से मिट्टी से भर दिया गया है, उनमें पेड़ पौधे और घास लगाई जाती है। ये सब पेड़ पौधे स्थानीय प्रजाति के होते हैं जो घर घर की रोज़ की ज़रूरतें जैसे जलाने की लकड़ी, चारा, घर बनाने की लकड़ी आदि को पूरा करती है। जहाँ मिट्टी गहरी नहीं है, चारे की घास लगाई जाती है। ज्या ठिकाणी मातीची खोली आहे आपल्याला तिथं सीसीटी 30 सेंटीमीटर पर्यंत डीग होऊ जिस शकते. पहाड़ी पर मिट्टी की गहराई अच्छी है, वहाँ हमने 30 सेंटीमीटर गहराई तक सीसीटी खोल दी है। ये खुदाई हमने ढलान को तिरछा छेद कर की है, जिससे एक समान नमी कायम की है। जहाँ ज़मीन पथरीली है, मिट्टी कम है, हमने पत्थर वाले बांध बनाए हैं। दगडाच्या साह्याने अशी स्टोन बंडिंग केलेली आहे. जहाँ पानी के बहाव को रोकने के लिए मिट्टी खोदना संभव नहीं है, वहाँ ढलान को रोकते हुए समतल रेशा पर पत्थर के बांध बनाए जाते हैं। पत्थर के बांध उपजाऊ और बंजर दोनों किस्म की ज़मीन पर बनाए जा सकते हैं। जलागम क्षेत्र विकास के अंतर्गत उपजाऊ ज़मीन पर भी उपचार प्रक्रिया की जाती है। यहाँ उद्देश्य होता है मृदा एवं जल संवर्धन क्रियाओं से फसल, फल, फूल आदि के लिए ज़मीन की उत्पादकता को बढ़ाना। खेत का बांध उन जगहों पर काम आता है जहाँ ज़मीन समतल होती है या खेती के लिए इस्तेमाल होती है। खेत के बांध अधिकतर ढलान पर आड़े बनाए जाते हैं और जहाँ संभव नहीं वहाँ खेतों के मेढ़ों पर बनाए जाते हैं। बांध का ऊपरी हिस्सा समतल होना चाहिए ताकि आवश्यक अवरोध कायम रहें और ऊंची नीची जमीन बांध को प्रभावित ना करें। बांध पर पेड़ और घास उगाकर उसे मजबूत किया जा सकता है और किसान को पेड़ और घास से ज़्यादा आमदनी भी हो सकती है। समतल रेखा पर खड़ा किया गया मिट्टी का बांध समतल बांध कहलाता है। अतिरिक्त जल बाहर निकालने की नाली, चाहे वह प्राकृतिक हो या इंसान द्वारा बनाई गई हो, बहुत ज़रूरी है खेत से अतिरिक्त पानी सुरक्षित रूप से और कम से कम मिट्टी बहाते हुए बाहर निकालने के लिए। ये नाली खेत और समतल बांध से ज़्यादा पानी को बाहर निकालने के लिए बनाई जाती है। ज़्यादातर ये नाली ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर होती है ताकि वो बांध में कुछ पानी रोक सके। 2 तरह की नालियाँ इस्तेमाल होती है, पत्थर की और पाइप की। नहरों की ढलान पर ढांचे की कतारें बनती जाती हैं। ये ढांचे अतिरिक्त पानी को निकालते हैं। वो पानी जो पहले से काफ़ी धीमी गति से छूटा है, अब उसे नहर भर में जमा होने दिया जाता है। इससे भूजल कुंड जीवित होकर उसमें पानी रहता है और फिर वहाँ जलाशय बनते हैं। बहुत सारे पत्थरों को एक साथ रखकर नाली बांध बनाते हैं। पत्थर आसपास आसानी से उपलब्ध होते हैं। नाली बांध को ठीक से जमने के लिए और मजबूत रखने के लिए उस पर पेड़ पौधे और घास लगाना ज़रूरी है। मिट्टी के नाली बांध नाली के तल की ओर ढलान पर खड़े किए जाते हैं। अतिरिक्त जल नाली ढांचे के किसी भी एक बाजू पर बनाई जाती है, जिससे अतिरिक्त जल एक संतुलित गति से बहता है और मिट्टी नहीं बहती है। जब नाली का आकार बहुत बड़ा होता है तो छोटे नाली बांध के बजाय और कभी कभी दोनों छोरों पर ढीले पत्थरों के ढांचे बनाए जाते हैं।
गैबियन ढांचा खुले पत्थरों के ढांचे से मिलता जुलता होता है, पर पत्थरों की पकड़ मजबूत और स्थिर रखने के लिए उन्हें तारों के एक जाल में फंसाया जाता है। गैबियन ढांचे ज़्यादातर ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहां पक्का बांध बनाने की नींव न मिले, ना ही नाला बनाने के लिए अतिरिक्त जल नाली की व्यवस्था हो। गैबियन ढांचे मिट्टी को रोकने के परंपरागत मानक हैं, परंतु नई तकनीक जैसे सीमेंट की दीवार, छपाई आदि के कारण गैबियन ढांचा एक जलाशय का रूप धारण करता है जहां से हम पानी प्रयोग में ला सकते हैं। नाला बांध मिट्टी का बांध है जो नाले पर विशिष्ट आकार में डाला जाता है। इसका उद्देश्य है बहते पानी को पकड़ कर रखना और नालों के ऊपरी हिस्से में जलाशय तैयार करना जहां ऊपर के झरनों से पानी आता है। नाला बांध में हमेशा एक अतिरिक्त जल नाली की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ज़रूरत से ज़्यादा भरा बारिश का पानी बहा दिया जा सके। इस तरह के ढांचों में कुछ समय तक पानी होता है जो भूजल कुंडों को जीवित रखता है। नाला बांध नाले या झरने को स्थिर और मजबूत रखने में मदद करता है। सीमेंट बांध का उद्देश्य अतिरिक्त बहते पानी को रोकना है। ये रुके हुए पानी से भूजल कुंडों के स्रोत को जीवित रखता है। इस तरह का बांध उस जगह बनाते हैं जहां मिट्टी का नाला बांध बनाना मुश्किल है या अतिरिक्त जल नाली की व्यवस्था नहीं है। इन अलग अलग तरीकों का एक ही मकसद है, बंजर ज़मीन को जंगल या खेती के लिए उपजाऊ बनाना। ते आमच्या इथं असेच डावरे साहेब आले होते. डावरे साहेबांनी सांगितले की बाबा हमारे यहाँ डावरे साहब आए। डावरे साहब ने कहा कि पहाड़ी की चोटी से काम शुरू करते हैं और फिर घाटी तक पहुँचते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये काम 5 साल में पूरा होगा। तब मैंने साहब से कहा कि 5 साल में हमारा नंबर कब आएगा? बेहतर होगा कि आप ये काम घाटी से शुरू करके चोटी तक ले जाइए। 5 साल का किसको पता है, कल को काम बंद हो गया तो हम घाटी वाले तो छूट ही जाएंगे। काम घाटी से चोटी की ओर कीजिए, यही मेरा कहना था। आम्ही खाली तसेच राहून जाताल म्हणून खालून काम अगोदर करून वरी जाऊन असं माझं म्हणणं होतं. आपण खालून जर केलं काम, अगर हमने नीचे से काम शुरू किया ऊपर की ओर तो इससे क्या नुकसान होंगे, और अगर हमने ऊपर से नीचे काम किया तो उसके फायदे क्या हैं? क्योंकि हमने जलागम क्षेत्र का काम पहाड़ी के ऊपर शुरू किया। कस काय पाऊस आला असता तर अगोदर ऐसा कैसे होगा? अगर काम नीचे से शुरू हुआ, बारिश का पानी जमीन में नहीं गया तो सब नीचे की ओर इतनी रफ्तार से बहेगा कि वह नीचे के ढांचे को तोड़ देगा। तर जेवढं पाणी तिकडून यायचं तेवढं एवढ्या याच्यात साचलं नसतं ना, हे फुटून गेलं असतं. हमें ऊपर से काम करना चाहिए और पानी के बहाव के अनुसार गांव तक पूरे रास्ते जगह जगह पर ज़रूरत के हिसाब से ढांचे बनाने चाहिए ताकि पानी का बहाव पहाड़ी की चोटी से रुकते रुकते गांव तक आए। शेवट थेट गावापर्यंत पूर्ण हे केलं. नाही ते आम्हाला नंतर समजलं. बाद में हमारी समझ में आया कि चोटी से घाटी की तरफ काम करना ही सही है। साहब ने समझाया और हम खुद भी काम के दौरान ध्यान से देखने पर जान गए कि यही तरीका ठीक है। माथ्यापासून पायथ्यापासून काम करणं योग्य आहे. ज्यावेळेस भगीरथ राजांना स्वर्गातून गंगा पृथ्वीवर बोलवली होती, जब राजा भागीरथ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना चाह रहे थे, गंगा जी ने उन्हें बताया कि वो इतने जोर से गिरेंगी कि धरती झेल नहीं पाएगी। क्या? क्योंकि वो स्वर्ग से सीधी धरती पर गिरेगी, तो ऐसे में जमीन पर तो गंगा जी होगी ही नहीं। क्यों? इसलिए शिव ने उसे अपनी जटाओं में फंसाकर उसकी गति संभाली। पानी को उनकी जटाओं से होकर जाना पड़ा, तब वो संचालित हो गया। अब जैसे किसी के लंबे बाल हो, हिप्पी बढ़ाई हो, तो पहुंचने के लिए कम से कम 1 हाथ तौलिया तो लगेगा, और अगर वो गंजा हुआ तो कितने तौलिए लगेंगे? The most vulnerable part of the population are the poorest, which are up in the ridge. And these are यहाँ के सबसे गरीब लोग पहाड़ी की चोटी पर रहते हैं। तो अगर गरीबी हटाने के मकसद से भी देखा जाए तो जलागम क्षेत्र की शुरुआत चोटी पर करने से हम सबसे पहले गरीबों की सहायता कर रहे हैं। This is also from the point of view of sociological and ethnological, on the economical point of view for poverty alleviation, a very important scheme.
चोटी से घाटी तक जलागम क्षेत्र विकास करते हुए हम वही करते हैं जो प्रकृति करना चाहती है। तेज धार बहते पानी को धीमा किया जाता है, धीमी गति से बहते पानी को स्थिर किया जाता है। इस पानी को आसपास की ज़मीन में संजोया जाता है, जज्ब किया जाता है, और बारिश का पानी साबित होता है जीवन में सुख शांति, संपन्नता एवं खुशहाली लाने वाली प्रेरक शक्ति।